साथियों, आज हमारा क्रिया का पार्ट नंबर 3 है। देखिए, अगर हम बात करते हैं नाम धातु क्रिया की, तो नाम धातु क्रिया होती क्या है? वे क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनती है। किससे बनती है? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनती है। संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, हमने बताया था। सर्वनाम के बारे में बताया था कि सर्वनाम होता क्या? जो शब्द संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त किए जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। और विशेषण क्या होती है? जो संज्ञा और सर्वनाम इन दोनों की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि वे क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण इन 3 चीज़ों से बनती है ना, उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे लाठी लाठी हमारी क्या है? ठीक है, लाठी से अगर हम कोई क्रिया बनाते हैं नाम धातु क्रिया, तो बनेगी लठियाना। तो लाठी हमारी क्या हुई? यहाँ पे लाठी एक संज्ञा है और इससे नाम धातु क्रिया बनी लठियाना। ठीक, हाथ, हाथ क्या है? एक संज्ञा है, इससे बनेगी हथियाना। बात एक संज्ञा है, बनेगी बतियाना। गाली संज्ञा है, बनेगी गलियाना। ठीक है, और लंगड़ा, अब देखिए लंगड़ा, लंगड़ा तो संज्ञा है नहीं भाई। कोई व्यक्ति लंगड़ा है तो उसकी विशेषता है ना। ठीक है, जो विशेषता बताए तो उसको विशेषण कहते हैं। तो लंगड़ा क्या हुआ? विशेषण हुआ। तो लंगड़ा से अगर आप बनाते हैं नाम धातु क्रिया, तो बनेगी लंगड़ाना। सर्म से बनाइए, जो कि एक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है भाई, अदृश्य रूप में होती है। हमने बताया कि जो भाववाचक संज्ञा होता है दृश्य रूप में होती है। तो सर्म को आप देख तो नहीं सकते, वो अदृश्य रूप में, उसको बस आप महसूस कर सकते हैं। तो वही सर्म से बनेगी शर्माना। लाज से क्या बनेगी? लजाना। अपना से क्या बनेगी? अपनाना। अब अपना क्या है? एक सर्वनाम है। मैंने बताया ना, सर्वनाम की संख्या 11 होती है। मैं, तू, आप, या वह, जो, सोई, सब क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। तो सर्वनाम से अगर आप नाम धातु क्रिया बनाएंगे, तो अपना क्या सर्वनाम है, जब इससे बनेगी नाम धातु क्रिया तो बनेगी अपनाना। ठीक, ठंडा से बनेगी ठंडाना। तो नाम धातु क्रिया समझ में आई। तो नाम धातु क्रिया हमने क्या बताया कि वे क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से मिलकर बनती है उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। राइट, अब हम बात करते हैं कृदंत क्रिया की। बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल पूछा जाता है इसका एग्जाम में। देखिए, कृदंत क्रिया होती क्या है? कृदंत क्रिया में कह रहा है कि वे क्रियाएं होती हैं जिनमें ना प्रत्यय नहीं होता है। अब ये ना प्रत्यय वाला क्या झमेला है? हमने बताया क्रिया का निर्माण होता कैसे है कि मूल धातु में हम क्या जोड़ते हैं? ना जोड़ देते हैं। जब मूल धातु में ना जोड़ेंगे तो बन जाएगी क्रिया। जैसे खेल, मूल धातु है, ना जोड़े तो बन गई खेलना। तो वही कह रहा है कि वे क्रिया, क्रिया का मतलब क्या? लास्ट में ना आना चाहिए। लेकिन कह रहा है कृदंत क्रिया में कि वे क्रिया जिनमें ना प्रत्यय नहीं होना चाहिए, वो क्रिया क्या होंगी? कृदंत क्रियाएं होंगी। जैसे खेल, खेल में अगर आपने ना जोड़ दिया तो बन गया खेलना, क्योंकि क्रिया है। लेकिन कृदंत क्रिया में क्या होगी कि वो गलत हो जाएगा, वहाँ खेलना नहीं होगा, वहाँ होगा खेलेगा, क्योंकि ना के लिए मना किया कि यहाँ पे ना प्रत्यय नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो खेल से बनेगा खेलना, सॉरी माय मिस्टेक, खेल से बनेगा खेलेगा और खेलता। चल, ठीक है, चल से बनेगा चलेगा, चलेगी और चलें। लेकिन इसमें ना प्रत्यय नहीं आना चाहिए। कृदंत क्रिया में क्या बोला है कि ना प्रत्यय नहीं होना चाहिए। ठीक है, खेल से बनेगा खेलेगा और खेलता, और चल से बनेगा चलेगा, चलेगी और चलेंगे। ठीक है, तो ये हमारी कृदंत क्रिया हो गई। अब हम बात कर लेते हैं संयुक्त क्रिया की। देखिए, संयुक्त क्रिया के बारे में बात करते हैं। कह रहा है जब किसी एक कार्य के लिए एक से अधिक क्रियापद, ठीक है, जब किसी एक कार्य के लिए एक से अधिक क्रियापद का प्रयोग होता है, वहाँ पे संयुक्त क्रिया होती है। देखिए, संयुक्त का मतलब समझ रहे हैं ना जी? अब पढ़ाए थे आपको वर्णमाला में, तो बताया संयुक्त व्यंजन होता है। ठीक है, तो संयुक्त क्या होता है? दो चीज़ों से मिलकर इनका निर्माण हुआ होता है संयुक्त का। तो संयुक्त क्रिया में वही होगी कि जब किसी एक कार्य के लिए, कार्य कितना? एक होना चाहिए, उसके लिए एक से अधिक क्रियापद का प्रयोग होता है, तो वह संयुक्त क्रिया होती है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे समझते हैं। कह रहा है वह मुझे मार डालेगी। अच्छा, इसमें क्रिया क्या है? हमने बताया कि भाई मूल धातु में आप ना जोड़ दीजिए, क्रिया बन जाएगी। तो मार क्या है? मूल धातु, ना जोड़ दिए, मारना, क्रिया बन गई। तो एक तो हमारी क्रिया हो गई इसमें मार, ठीक, और एक हो गई डालेगी, क्योंकि डालना क्रिया बन गई। ठीक है, तो यहाँ पे दो क्रिया आई ना, मारना और डालना। ठीक, मोहन सामान को ले जाएगा, तो लेना और जाना दो क्रिया हो गई। ठीक है, विक्रम ने नाश्ता कर लिया, करना और लेना दो क्रिया हो गई यहाँ पे। वह संस्कृत बोल सकता है, बोलना और सकना दो क्रिया हो गई। तुम महाभारत पढ़ने लगे, पढ़ना और लगना ये भी दो क्रिया हो गई। तो यहाँ पे क्या है? संयुक्त क्रिया है। ठीक है, तो हमने क्या बताया संयुक्त क्रिया के बारे में कि जब किसी कार्य के लिए एक से अधिक क्रियापद का प्रयोग होता है तो वहाँ पे संयुक्त क्रिया होती है। राइट, अब देखिए संयुक्त क्रिया के भेद भी होते हैं। तो संयुक्त क्रिया के टोटल 11 भेद होते हैं। ठीक है, इनको हम विस्तार से पढ़ते हैं। पहला होता है आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। नाम से स्पष्ट है, आरंभ बोधक मतलब आरंभ का बोध होता है। जैसे वर्षा होने लगी, होना लगना,
क्या है, संयुक्त क्रिया है ना, होना और लगना। ठीक है, मोहन पढ़ने लगा, पढ़ना और लगना संयुक्त क्रिया है। तो हमने क्या बताया कि संयुक्त क्रिया में क्या होता है कि एक कार्य के लिए एक से अधिक क्रियापद प्रयोग किए जाएंगे। और हमने ये भी बताया कि संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं। तो आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया में क्या होगा कि आरंभ का बोध होता है, जैसे वर्षा होने लगी, से आरंभ हुई है वर्षा, अभी वर्षा होने लगी, ठीक, आरंभ का बोध करा रही है। तो यहाँ पे हम कैसे पहचाने कि ये संयुक्त क्रिया में कौन सी आरंभ बोधक है, क्योंकि भाई देखिए वर्षा होने लगी, अभी भी स्टार्ट हुई है, ठीक है। और कैसे पता कि संयुक्त क्रिया है, तो यहाँ पे दो क्रियाएं, होना और लगना, ठीक है। मोहन पढ़ने लगा, पढ़ना और लगना तो संयुक्त क्रिया है, तो ये आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया हो गई, राइट। देखिए अगला है समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया। अब इसके नाम से स्पष्ट है, समाप्ति का बोध होता है। जैसे राधा नहा चुकी है, भाई राधा नहा चुकी है मतलब काम समाप्त हो चुका है, ठीक है। रमेश खाना खा चुका है, ठीक है, भाई समाप्त हो गया काम, तो वही क्या है, समाप्ति बोधक। अब अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया, अवकाश का बोध होता है इसमें। जैसे राम गाना नहीं गा पाया, ठीक है, रावण युद्ध नहीं जीत पाया, ठीक है। अच्छा, हमने क्या बताया संयुक्त क्रिया में कि दो क्रिया आएंगी यहाँ पे, ठीक है, किसी एक कार्य के लिए दो क्रिया आ जाती हैं। जैसे जीतना और पाना, रावण युद्ध नहीं जीत पाया तो जीतना भी क्रिया, पाना भी क्रिया है, तो ये क्या हो गई, हमारी संयुक्त क्रिया हो गई। लेकिन अवकाश बोधक है, कैसे कि रावण युद्ध नहीं जीत पाया, तो ये अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आएगी। अब हम बात कर रहे थे अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया, इसमें अनुमति का बोध होता है, ठीक है, अनुमति का बोध कराएगी ये। जैसे राधा को बोलने दो, अनुमति देते हैं ना कि भाई राधा को बोलने दो, ठीक है, मुझे जाने दो, भाई अनुमति ले रहे हैं कि मुझे अब जाने दो, तो ये क्या है, अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया, ठीक है। देखिए पांचवा जो भेद है ये नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया। अब नाम से स्पष्ट है कि नित्यता का बोध कराती है ये। जैसे हवा बह रही है, भाई हवा तो नित्य बहती रहती है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या है, नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया है, ठीक है। अच्छा, संयुक्त क्रिया कैसे हमने बताया ना कि बह क्या है, मूल धातु जोड़ दीजिए, बहना, रहना, बोलना, रहना, ठीक है। तो एक काम के लिए तो दो क्रियाओं का यूज हुआ है यहाँ पे, तो हमारी क्या है, संयुक्त क्रिया है। अब अगली जो है यह है आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया। आवश्यकता का बोध कराती है। जैसे राधा को घर का कार्य करना पड़ता है, भाई उसकी आवश्यकता है तब तो वो घर का कार्य करती है ना, तो राधा को घर का कार्य करना पड़ता है, तो करना और पढ़ना दो क्रिया आ गई, और काम कितना है, एक है, ठीक है। तो ये कह रहा है एक कार्य के लिए जहाँ एक से अधिक क्रियापद की आवश्यकता होती है वहाँ पे संयुक्त क्रिया होती है। और आवश्यकता बोधक में हमने क्या बताया कि आवश्यकता का बोध कराती है, अभिषेक को यह कार्य करना है, भाई आवश्यकता है तभी तो अभिषेक को यह कार्य करना है ना। देखिए अगला है निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया। निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया में होता क्या है कि निश्चितता का बोध कराती है। जैसे मोहन ने कहा अब पीटेंगे, भाई निश्चित बात है ना कि मोहन ने कहा अब पीटेंगे, ठीक। फिर हरीश ने कहा हरीश ने कहा कि अब करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक निश्चितता का बोध करा रहा है यहाँ पे, अब करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये क्या है, निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया। एक है इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया, इसमें इच्छा का बोध होता है। जैसे वह बाजार जाना चाहती है, भाई उसकी इच्छा है बाजार जाने की, तो बाजार जाना चाहती है। मैं मैं घूमने जाना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है घूमने की, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि मैं घूमने जाना चाहता हूँ, तो वही इच्छा बोधक में क्या होगा, इच्छा का बोध होता है। एक है अभ्यास बोधक, जो नवा भेद है ये है अभ्यास बोधक। तो अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया में क्या है कि इसमें अभ्यास का बोध कराती है, ठीक है। ये क्या करती है, अभ्यास का बोध कराती है। जैसे वह पत्र लिखा करता है, ठीक है, भाई वह पत्र लिखा करता है तो अभ्यास का काम कर रहा है, ठीक है, तो ये अभ्यास का बोध हो रहा है। वह बाजार जाया करता है, वह व्यापार किया करता है, तो ये सब क्या है, अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया है, राइट। देखिए 10वां जो भेद है शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया। ये शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया क्या होती है कि इसमें शक्ति का बोध होता है, ठीक है। जैसे हरीश दीवार तोड़ सकता है, भाई शक्ति की बात हो रही है ना कि हरीश दीवार तोड़ सकता है। सविता चल सकती है, जब शक्ति नहीं रहेगी तो सविता चलेगी कैसे, शक्ति इसलिए कह रहा है कि शक्ति, सविता चल सकती है, ठीक है। शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया में क्या होता है कि शक्ति का बोध कराती है। एक होता है पुनरुक्ति बोधक संयुक्त क्रिया, ठीक है। 11वां और लास्ट भेद है संयुक्त क्रिया का, पुनरुक्ति बोधक संयुक्त क्रिया। समान ध्वनि का बोध कराती है, ठीक है। जैसे मंजीत पढ़ाई लिखाई करता है, अब देखिए पढ़ाई लिखाई क्या है, समान ध्वनि का बोध कराया यहाँ पे। प्रियंका विद्यालय आया जाया करती है, तो आना जाना क्या हुआ, समान ध्वनि का बोध करा रहा है यहाँ पे। फिर सिद्धि घूमती फिरती रहती है, तो घूमना फिरना, ठीक है, ये सब क्या हमारे हैं, समान ध्वनि का बोध करा रहा है। जैसे खाना वाना, ठीक है, पानी वानी, चाय वाय, रोटी वोटी, ठीक है। तो देखिए खाना क्या है, जैसे हम लोग आम
दिनचर्या की बात कर रहे हैं हम, जैसे कहते हैं कि रोटी सोटी हमने खा लिया, तो रोटी तो हमारा समानार्थक शब्द हो गया और रोटी क्या है, निरर्थक शब्द है। ठीक है, तो सार्थक शब्द है। तो रोटी क्या है, सार्थक शब्द है, और रोटी क्या है, निरर्थक शब्द है। सार्थक शब्द जिनका अपना अर्थ होता है, निरर्थक शब्द जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है। राइट।